Hello students, good evening. Today my name is Shivam Kumar Singh. Today we are going to start electron transport system and oxidative phosphorylation. बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम वहाँ पे बोल रहे थे. यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. वहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन था क्योंकि वहाँ पे लाइट एनर्जी को यूज करके एटीपी बना रहे थे, है ना. यहाँ पर जो हमें टोटल NADH2 और FADH2 मिले हैं, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे और एटीपी बनाएंगे, है ना. तो यहाँ हम बोलेंगे, टर्म यूज करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना. फिर इस ये टोटल हमें 10 NADH2 और 2 FADH2 मिले हैं ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में. और बच्चों हम ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, इन सब की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस की जो बात कर रहे हैं, ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रही थी और हमें मिल रहा था पायरुविक एसिड, है ना बच्चों. पायरुविक एसिड मिल रहा था और ये पायरुविक एसिड कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भेजा जाता है और यहाँ पे चलता है लिंक रिएक्शन, है ना. अब इसी सेल में से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को निकाला और जूम करके आपको दिखाया है. तो यहाँ पर आपका चल रहा है टोटल लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, है ना बच्चों. लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से आपको मिलेगी ये NADH2 और FADH2 मिलेंगे, है ना. फिर ये NADH2 और FADH2 जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपको चलेगा ATS, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ATS चलेगी और उसी ATS मतलब ATS के टाइम पे यहाँ पर NADH2 और FADH2 का जो मिला है, यहाँ पे NADH2, इसका होगा ऑक्सीडेशन, है ना. अगर मैं इस इनर मेम्ब्रेन को आपको जूम करके दिखाऊं ऐसे, आप ये समझिए, ये मैंने इनर मेम्ब्रेन को आपको ये जूम करके दिखाया. मतलब ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है. आप ऐसा समझिए कि ये लिपिड बाइलेयर होते हैं. आप जानते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन हो लिपिड बाइलेयर की होती है. बस मैंने उसी बाइलेयर को खोल दिया, ये आउटर मेम्ब्रेन को नहीं किया है. इनर मेम्ब्रेन में ATS चलती है, इसलिए मैंने इसको खोल के दिखाया. बाकी इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट, थर्ड, ये सेकेंड है आपका, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना. ऐसे टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस आपको इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा. लेकिन बच्चों ATS में टोटल 4 ही कॉम्प्लेक्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे, है ना. ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आपको केमी ऑस्मोसिस के टाइम पर यूज होगा. लेकिन ATS में इनर मेम्ब्रेन में होते 5 कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आपको ATS के टाइम पर ये 4 ही यूज होते हुए दिखेंगे, है ना. तो मैंने बताया कि इसका ऑक्सीडेशन करूंगा और ATS जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, वो प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये आपका समझिए ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना. और ये इनर मेम्ब्रेन है बच्चों. फिर यहाँ पर हम ATS करवाएंगे. लेकिन बच्चों उससे पहले हम आपको मैं आपको बताऊं कि जो ये NADH2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा कि उससे पहले होगा क्या, आप देखिए. मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का थोड़ा सा कंपैरिजन लेना चाहूंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक NADH2 की अगर मैं बात करूं, NADH2, एक NADH2 की बात करूं, तो जब मैं ATS करवाऊंगा तो इसमें एक NADH2 से मैं एक मेटाबॉलिक वाटर बनवाऊंगा, है ना. एक मेटाबॉलिक वाटर बनेगा और एक NADH2 से आपका एक ATP बनेगा. ओह सॉरी, 3 ATP बनाएंगे, है ना बच्चों. 3 ATP बनाएंगे. लेकिन बच्चों ये 3 ATP मैं बनाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको ATS पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा टोटल प्रोटॉन का कैलकुलेशन करने के बाद आपका 2.5 ATP आएगा. लेकिन आपको इसे नहीं याद रखना है. आपको नीट एग्जाम के लिए एक NADH2 से 3 ATP ही याद करनी है. लेकिन मैं आपको ATS में बताऊंगा कि 2.5 ATP बन के आएगी. आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको 2.5 ही आएगा. और आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब MBBS वगैरह करेंगे, तो आपको वहां भी 2.5 ATP ही देखने को मिलेगी. लेकिन आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी NCERT में 3 ATP लिखा है, तो आप 3 ATP मार्क कर, मतलब आपको याद यही रखना है. लेकिन रियलिटी में आपका कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 2.5. ऐसे ही एक FADH2 की बात करें बच्चों, एक FADH2 की बात करें तो इससे भी एक मेटाबॉलिक वाटर मिलेगा और 2 ATP मिलेगी.
ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको मैं जब कैलकुलेट करवाऊंगा तो 1.5 ATP आपको देखने को मिलेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों ये बात हो गया NADH2 और FADH2 का फाइनली आपका क्या होगा क्या। लेकिन बच्चों उससे पहले हम आपको थोड़ा फैमिलियर करवाना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ETS हुआ था उसमें क्या हुआ था और आज क्या होगा, है ना। बच्चों जो वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ था वहां पे क्या हुआ था और यहाँ पे क्या होगा आप एक बार आप कंपैरिजन देख लीजिए। जैसे जब वहां पे फोटोसिंथेसिस ETS चल रहा था तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, है ना। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी और 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे हमें, है ना। और ऑक्सीजन ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में एडिजिट निकल आया। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल थैलेकॉइड था और ग्रेनल थैलेकॉइड में से मैं एक थैलेकॉइड को निकाल रहा हूँ और उसी थैलेकॉइड में ऐसे फोटोसिस्टम सेकेंड फोटोसिस्टम फर्स्ट होते थे। जो जब यहाँ पे लाइट पड़ती थी ऐसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और वहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना। वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन मिलते थे और ऑक्सीजन ऐसे एज इट इज निकल जाता था। फिर बच्चों ये ETS इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकेंड के पास जाता था और यहाँ पर चलती थी मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में चलता था ETS और ये ETS करवाता था और यहाँ पर डाउनहिल मूवमेंट होता था इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP+ के पास चले जाते थे, है ना। फाइनली ये NADP+ के पास चले जाते थे और ये जो प्रोटॉन्स थे, है ना, ये प्रोटॉन्स यहाँ स्ट्रोमा में, ये क्लोरोप्लास्ट में है, ये थैलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट में है तो आप वहाँ समझिए कि वहाँ के स्ट्रोमा में थे और ये भी स्ट्रोमा में है। तो यहाँ से ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन मिल करके इसे रिड्यूस कर रहा था NADP+ को, NADPH2 बन रहा था, है ना। ये फोटोसिंथेसिस की टोटल स्टोरी है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, ETS में, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ETS में इंटर किए और ये जो 2 प्रोटॉन है बेटा ये आपके ल्यूमेन में, ये आपके थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, ये ल्यूमेन से प्रोटॉन्स और यहाँ ETS से इलेक्ट्रॉन्स आते थे, है ना। ल्यूमेन से ये प्रोटॉन मैंने बताया और यहाँ पे NADP+ से मिल करके NADPH2 बना रहे हैं, NADPH2, है ना। यहाँ पे फाइनली NADPH2 बन रहा था। लेकिन बच्चों आज हम जो करेंगे, आज रेस्पिरेशन में जो हम करेंगे, हमने बताया कि टोटल 10 NADH2 मिला है हमें यहाँ पर, तो हम आज इस NADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल की तरह हमें आज यहाँ इसके ऑक्सीडेशन करने के बाद भी मतलब 2 प्रोटॉन्स मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहाँ पे NAD+ मिलेगा। तो बच्चों ये जो प्रोटॉन्स मिले हैं मतलब ये जो NAD+ मिला है मुझे, ये वापस से क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन में यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे यहाँ पे ये ETS में इंटर कर रहा था वैसे ही यहाँ भी ETS में ETS करवाएगा ये इलेक्ट्रॉन, है ना। ETS मीन्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ETS चलेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन होगा, है ना। तो यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और ये जो प्रोटॉन है बच्चों ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस से मैट्रिक्स में आएंगे, है ना। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये पंप होंगे, अभी मैं ETS पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा आपको। वहां से ये प्रोटॉन्स जो हैं वहां से ये प्रोटॉन्स आएंगे, है ना। और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये बच्चों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक NADH2 का ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको एक मेटाबॉलिक वाटर मिलेगा
फाइनली ऐसे आपको एक मेटाबॉलिक वाटर मिलेंगे। और बच्चों यहाँ पर देखिए तो फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर रेस्पिरेशन का मैंने कंपैरिजन कर दिया। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये NADPH2 है, ये फोटोसिंथेसिस में है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो हम पढ़ते थे, तो फोटोसिंथेसिस में निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता था, लेकिन यहाँ पर फास्फेट नहीं है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, तो NADH2 है यहाँ पे, है ना बच्चों। अब आप ये कंपैरिजन सीख गए हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था और यहाँ पे क्या होगा ये आप समझ चुके हैं। अब हम आगे ATS की बात कर रहे हैं। बच्चों अब हम ATS की बात करेंगे तो ATS क्या होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस और उनके कॉम्प्लेक्सेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उस पर आने से पहले मैं बताऊं कि ATS क्या होता है। तो बच्चों आप ये समझिए, डेफिनेशन में आप लिखिएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम movement of electron from one complex to another, movement of electron from one complex to another on inner membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria, है ना। और क्या होगा, inner membrane of mitochondria due to oxidation of NADH2 and FADH2, NADH2 and FADH2। और क्या होगा बच्चों, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स होगा एंड पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया, टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज ETS, है ना बच्चों। अच्छा ये चीज करने का पर्पस क्या होगा आपका, हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे। मैं पर्पस वाली बात भी कर लेता हूं यहाँ पे, पर्पस क्या होगा इसका, पर्पस ऑफ ETS टू क्रिएट, या फिर आप कह लीजिए कि जनरेट, पर्पस ऑफ ETS टू क्रिएट generate proton gradient between, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है और उसका पर्पस क्या है ना बच्चों। अब हम इसके कॉम्प्लेक्सेस, जो ETS में यूज होने वाले कॉम्प्लेक्सेस के नाम और उनके कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूंगा। देखिए बच्चों यहां पे
पे मैं उसके कॉम्प्लेक्सेस लिखूंगा, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखूंगा और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और बच्चों एटीएस में सिर्फ 4 ही कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एटीएस में इन्वॉल्व होंगे, है ना। एटीएस में इन्वॉल्व होने वाले टोटल 4 ही कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये 5th वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपकी केमी ऑस्मोसिस के टाइम पर यूज होगा, है ना। तो बच्चों इसका मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम होगा NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, है ना। और इसका नाम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और बच्चों इसका नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। और बच्चों इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, है ना। और ये एटीपी सिंथेटेज है, एटीपी सिंथेटेज। बच्चों अब इसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे होगा और FMN। बच्चों FMN क्या होता है, ये एक तरह से मतलब आप ये समझिए फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये एक तरह से कोएंजाइम है। जैसे आपका कोएंजाइम होता है FAD+, NAD+, है ना, ऐसे ही ये भी है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। तो और बच्चों इसका सेकंड का बात करें तो इसमें भी आयरन सल्फर प्रोटीन और FAD होते हैं, है ना, FAD। और साइटोक्रोम सी रिडक्टेज में आपका ये हो जाएगा साइटोक्रोम C1 FES और एक होगा आपका साइटोक्रोम B, है ना। तो बच्चों इसके कंस्टिट्यूएंट्स के नाम पर इसका एक और नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे साइटोक्रोम सी रिडक्टेज तो है, ये क्यों है और इसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों है ये आपको एटीएस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक नाम इसका और आप लिख सकते हो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही यहाँ पे दो कॉपर सेंटर के बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर ये प्रेजेंट हो गए। तो बच्चों इसका भी नाम हो जाएगा साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, है ना। फिर बच्चों अब हम बात करें तो इसमें से कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो प्रोटॉन को पंप कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप करने की बात करें अगर, कैन पंप प्रोटॉन, तो बच्चों ये फर्स्ट वाला प्रोटॉन को पंप कर सकता है, सेकेंड वाला प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ये हम एटीएस में देखेंगे, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा बता ही देते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है इसको ना क्रेब्स साइकिल और एटीएस में कॉमन रहना पड़ता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ होती है, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ होना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता। तो फिलहाल वहां मैं बताऊंगा, ऐसा समझ में आएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे ये भी जो है प्रोटॉन को पंप कर लेता है और ये भी प्रोटॉन को पंप कर पाता है। तो बच्चों ये प्रोटॉन, ये कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है सिर्फ यही नहीं पंप कर पाता, बाकी सभी प्रोटॉन को पंप कर पाते हैं, है ना। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो देखें कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे आपके ऑक्सीडेशन के टाइम पर। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो यूज होंगे। यहां पे लिखिए ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 की बात करूं और FADH2,
का बात करूंगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर NaDH2 के लिए जो है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यूज होगा और थर्ड कॉम्प्लेक्स यूज होगा और फोर्थ कॉम्प्लेक्स यूज होगा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होगा। यहाँ पे FeDH2 की ऑक्सीडेशन के लिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स यूज होंगे। और बच्चों जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये यूज होगा ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस, है ना बच्चों। ये केमी ऑस्मोसिस के टाइम पर यूज होगा। तो ये हो गया बच्चों अब बच्चों कुछ मोबाइल कैरियर होते हैं, जैसे यूवी क्यूनॉन होता है, ये एक मोबाइल कैरियर है ना। मोबाइल कैरियर होता है यूवी क्यूनॉन और साइटोक्रोम के बारे में बात करेंगे, साइटोक्रोम सी। बच्चों यूवी क्यूनॉन जो है ये क्या है, ये मोबाइल कैरियर है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, मोबाइल कैरियर में बोल रहा हूँ जिसने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस में लिखवाया ना, 5 कॉम्प्लेक्सेस, ये मेम्ब्रेन में फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। तो इनको अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो है मतलब साइटोक्रोम जैसे है, तो ये स्मॉल प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है मोबाइल होता है ना, मूव कर सकता है। आप जानते हो, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन्स जो होते हैं ये लिटरली मूव कर सकते हैं, है ना। लेटरल मूवमेंट शो करते हैं और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन ये लेटरल मूवमेंट तो करता ही है। तो लेटरल मूवमेंट से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और बात करें तो वाइल ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कैन पंप प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन को मैट्रिक्स से जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी पंप करता है। तो बच्चों ये बात होगी। अब इसकी बात करें तो ये मोबाइल, ये भी क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये, है ना बच्चों। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ये साइटोक्रोम की बात करें तो इट इज अ स्मॉल प्रोटीन, present towards outer side of inner membrane, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर ये साइटोक्रोम सी आपका प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये बच्चों यूवी क्यूनॉन और साइटोक्रोम की भी बात आपने जान ली। अब आपको ETS अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इसके लिपिड बाइलेयर को थोड़ा जूम करके ही दिखा रहा हूं मैं। तो बच्चों ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होएगा और ये इनर मेम्ब्रेन होएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन, है ना। और बच्चों इसके कॉम्प्लेक्सेस की बात करें ऐसे ये
कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, है ना, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इनके पहले कंस्टिट्यूएंट्स लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर है, मैंने बोला था फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर है आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर है साइटोक्रोम बी और आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम C1, है ना बच्चों। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर बात करें तो कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये कॉपर सेंटर और इसमें बच्चों ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और यहाँ पर FAD है, और यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब बच्चों मैं सबसे पहले मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन चली थी, है ना। क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन के में जो NADH2 हमें मिला था, है ना, उसका आज यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना। सारी बेसिक बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। फिर ये NADH2 जो है NAD प्लस में ये ऑक्सीडाइज होगा, तो इसके जो दो हाइड्रोजन है ये FMN के पास चले जाएंगे, और FMN जो है FMNH2 में कन्वर्ट होगा, है ना। और यहाँ पर एंजाइम लगने वाला NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज, है ना बच्चों। तो और ये FMN जो है यहाँ पर ऐसे FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में वापस से FMNH2 जो है FMN में कन्वर्ट होगा, और आप जानते हो कि आपके पास हाइड्रोजन में, जैसे ये दो हाइड्रोजन की मैं बात करूं, तो दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन्स प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये आप जान रहे हैं कि दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स हाइड्रोजन का जो दो प्रोटॉन्स है, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये दो प्रोटॉन्स जो है, और इसके जो दो प्रोटॉन्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देगा, है ना। ऐसे यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उससे अपना ETS चलवाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इस दो इलेक्ट्रॉन से अपना ETS चलवाएगा। और बच्चों पूरे ETS में, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो डाउनहिल होगा, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की बात करें चाहे यहाँ पे बात करें, तो डाउनहिल मूवमेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो हमें एनर्जी मिलेगी, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो हमें एनर्जी मिलेगी ये डाउनहिल मूवमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन को ये कॉम्प्लेक्स ऐसे पंप कर देगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से दो इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स से इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया जाएगा। और मैंने बच्चों पहले ही लिखवाया आपको कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेकंड को छोड़ करके सभी कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटॉन को पंप कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और बच्चों जितने भी साइटोक्रोम हैं, अगर मैं ये इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ये ऐसे अरेंज होते हैं, है ना। कहने के बाद ये है कि जो साइटोक्रोम है, जैसे ये साइटोक्रोम A3 है, तो इसका सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल होगा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आप फोटोसिंथेसिस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर, वहां पर सारी चीजें बेसिक बातें पढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है, FeS का इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यूवी क्यूनोन, है ना। यूवी क्यूनोन के पास आता है। यूवी क्यूनोन क्या है,
मोबाइल कैरियर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन आते हैं और ये रिड्यूस होते हैं, UqH2 में कन्वर्ट होता है ना, यूबीक्यूनोन यूबीक्यूनॉल में चेंज हो जाता है और वापस से ये यूबीक्यूनोन में चेंज होता है। फिर ये क्यूनोन साइकिल हम बोल देते हैं, ये क्यूनोन साइकिल चल रही है यहाँ पे, है ना। तो ये प्रोटॉन्स जो है यहाँ पे आते हैं। फिर बच्चों मैंने बताया कि ये यूबीक्यूनोन का जो दोनों हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन आएगा तो इसके 2 प्रोटॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको पूरा इजीली समझ में आएगा। जैसे अगर हम दुकान पे जाएं और दुकानदार से बोले कि भैया हमें बिस्किट दीजिए, है ना, तो बिस्किट के साथ बिस्किट में लगा रैपर भी देता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिस्किट खाते हैं या रैपर खाते हैं। हमने बिस्किट खाया और रैपर को डस्टबिन में डाल दिया। ठीक ऐसा ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है, ये मैं कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख दे रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है ना, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है और इलेक्ट्रॉन से तो अपना ETS यहाँ पे चलेगा और प्रोटॉन को जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नाम के डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स को यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ऐसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के नाम के डस्टबिन समझ लीजिए आप, यहाँ पे छोड़ देगा। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप समझिए कि डाउनहिल मूवमेंट करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करेंगे और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ 2 प्रोटॉन्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स ऐसे ले जाएंगे और पंप कर दिए जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। बच्चों एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, कि NCERT ने यहाँ तक तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया उसने, है ना। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ट्रांसफर करवाया है ना, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाया है और सही भी किया है। जैसे अगर आप समझें कि जो साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा ही होता है जैसे आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा है। क्लोरोफिल टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका हेड वाला पार्ट होता है, उसके हेड में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है ना। लेकिन साइटोक्रोम में जो होता है उसके सेंटर में आयरन होता है ना। और आयरन ऐसे Fe2+ से, मान लीजिए ऐसे Fe3+ से Fe2+ में ऐसे कन्वर्ट होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये Fe2+ जो है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालेगा तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Fe3+ जो है इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और Fe2+। कहने का मतलब ये है ऐसे जो है ये साइटोक्रोम में होता है, तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए तो इसलिए मैं दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के सारी बातें करूंगा और आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं दो इलेक्ट्रॉन लूंगा ना, तो आपकी NCERT में यहाँ इस कॉम्प्लेक्स से चार प्रोटॉन को दिखाया है। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो हमारे यहाँ पे जो है 4 के बजाय 8 प्रोटॉन आपको दिखेंगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ कॉम्प्लेक्स थर्ड से कैसे 8 प्रोटॉन को ले गए। बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन लाया, तो यहाँ पे मैट्रिक्स से एक प्रोटॉन आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो एक प्रोटॉन यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन रन करेगा तो एक प्रोटॉन यहाँ से फेंका जाएगा, तो मतलब 2 प्रोटॉन यहाँ से, और जब कॉम्प्लेक्स सेकेंड चलेगा तो 2 प्रोटॉन यहाँ से, तो टोटल मिला के 4 हो जाएंगे। लेकिन मैं 2 इलेक्ट्रॉन का आगे बात करूंगा। फिर बच्चों यहाँ तक बात हो गई थी कि साइटोक्रोम C1 के पास जो है इलेक्ट्रॉन आ गए। साइटोक्रोम ये C1 है और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ये साइटोक्रोम C होता है ना। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट है। ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसका आउटर साइड में है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये साइटोक्रोम C आप जानते हैं मेम्ब्रेन में लेटरल मूवमेंट करता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे दिया जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को जब मिलेगा तो यहां से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट करेगा तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी प्रोटॉन्स को पंप कर पाता है ना। 2 प्रोटॉन्स यहां से पंप हो जाएंगे, है ना, 2 प्रोटॉन्स यहां से पंप हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे टोटल हमने NADH2 का ऑक्सीडेशन कर दिया, है ना। अब आप देखिए
अब आप देखिए बच्चों, NaDH2 के ऑक्सीडेशन से मैंने मैट्रिक्स से कितने प्रोटॉन्स उठाए, यहाँ से 2 प्रोटॉन्स पंप किए हैं, तो आप देखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से हमने उठाए हैं। अब बच्चों 2 NaDH2 के भी तो प्रोटॉन्स थे, वो भी यहाँ पे आके यहाँ पे जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाला गया था। तो ये 2 प्रोटॉन इसके भी मैं काउंट करूंगा और टोटल लिखूंगा 10 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए, है ना। तो इंटर मैट्रिक्स में 8 प्रोटॉन लिए गए हैं, तो 8 इसका पीएच में दिक्कत होएगा, तो जब ये 5th कॉम्प्लेक्स काम करेगा और प्रोटॉन्स इधर जाएंगे तो 8 के 8 इसके वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो इसने 10 कर दिया है, तो जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है वो वाटर बनेगा जब ऑक्सीजन के साथ, तो वो बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल मैं उसकी बात करूंगा अभी। फिर बच्चों यहाँ पे आप जान रहे हैं, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल का मैं आपको एक स्टेप याद दिलवाऊंगा, सक्सिनेट सक्सिनेट से जब बात आपकी निकल रही थी फ्यूमरेट तक, है ना बच्चों। तो सब जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट में चेंज हो रहा था क्रेब्स साइकिल में, आपको याद होगा, मतलब क्रेब्स साइकिल मैं बना ही देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, है ना, फिर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आइसोसेट्रिक एसिड, है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर यहाँ से आपका क्या सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना बच्चों। तो यहाँ से ये क्रेब्स साइकिल आपकी चल रही थी। यहाँ पे इस स्टेप पे बन रहा था FADH2, ये FAD है, यहाँ से FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होगा, है ना। और इसका जो एंजाइम है बच्चों, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। यहाँ पर एक एंजाइम जो है, ये कहने का मतलब ये है, इस कॉम्प्लेक्स को क्रेब्स साइकिल और इनर मेम्ब्रेन के में मतलब कॉमन होना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मैट्रिक्स की साइड होता है, तो इसलिए ये प्रोटॉन्स को भी पंप नहीं कर पाता है ना, प्रोटॉन्स को यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज नहीं पाता। तो मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पे जो ये 2 हाइड्रोजन है, जब ये FAD वापस FAD में कन्वर्ट होगा, है ना, कन्वर्ट होगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कॉम्प्लेक्स अपने ATS चलवाएगा, और जो 2 प्रोटॉन्स होंगे यहाँ से, ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं, ये वापस मैट्रिक्स में भेज दिया जाएगा, है ना। ये आगे पंप नहीं कर पाता ये कॉम्प्लेक्स, तो ये प्रोटॉन को मैट्रिक्स में डालेगा, और यहाँ FES से सेम ऐसे ही यूबी क्यूनॉन के पास जाएगा और यूबी क्यूनॉन साइकिल चलेगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनॉन के पास गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये यूबी प्रोटॉन को जो है लेता है और UqS2 में कन्वर्ट होता है ना। ये यूबी क्यूनॉन, ये क्यूनॉन साइकिल यहाँ पे चलती है। फिर वही बात, मतलब हाइड्रोजन जब जाएगा तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को तो अपना ATS चलवाता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोटॉन को जो है यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नाम के डस्टबिन में फेंक देगा, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें ये फेंक देगा। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट करेगा ऐसे। फिर मैंने बताया था कि इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास प्रोटॉन पंप कर पाता है यहाँ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, तो ये 2 प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ से लिए जाएंगे, और यहाँ 2 प्रोटॉन्स। अच्छा बच्चों, यहाँ से भी मैं एक प्रोटॉन करता तो 2 यहाँ से आते, 2 यहाँ से आते, तो 4 यहाँ भी हो जाता, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब करते तो। लेकिन मैं 2-2 को कर रहा हूँ, इसलिए आपका NCERT से थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो फिर बच्चों फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है साइटोक्रोम C से जितना भी मैंने ब्लैक कलर में बनाया है, समझिए कि वो सारे के सारे FADH2 के लिए हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ साइटोक्रोम C के पास आएगा, और ये साइटोक्रोम C से फिर वापस वहीं, फिर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे मूव करेंगे यहाँ पे, है ना, 2। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ 2 प्रोटॉन भी पंप होगा, 2 प्रोटॉन भी पंप होगा। तो अब बच्चों यहाँ पे FADH2 का काउंटिंग हम करेंगे कि इसके ऑक्सीडेशन से कितने प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए हैं। तो आप देखिए, जैसे ये 2 हाइड्रोजन ये और यहाँ पर ये इसमें गया 2, 2 4, 2 6, है ना, 6 प्रोटॉन्स को यहाँ पे भेजा है। ये वाला प्रोटॉन्स तो इसने मतलब ये पंप नहीं कर पाता है, तो मैट्रिक्स में चला जाता है ना।
फिर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास आएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर यहाँ से प्रोटॉन्स आएंगे, है ना। यहाँ से प्रोटॉन्स जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर प्रोटॉन्स आएगा और ये प्रोटॉन्स दो प्रोटॉन के साथ मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। है ना बच्चों। तो देखिए आप ये समझिए कि एक NaDH2 से मैंने बोला था कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। बच्चों इसमें 10 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजे थे। 8 प्रोटॉन तो जो है यह मैट्रिक्स के थे, तो मैट्रिक्स को वापस कर दिया गया, और जो 2 प्रोटॉन्स थे वो वाटर मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो गया। और इसके 6 के 6 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में थे, ये वापस किए जाएंगे। फिर जो 2 ये हैं 2 प्रोटॉन्स हैं उससे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो NaDH2 से और FADH2 से मतलब एक एक वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर बच्चों आप समझिए ये बात कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है ना। फिर आपकी NCERT पे लिखती है कि 4 प्रोटॉन्स जो हैं, जब ये 5th कॉम्प्लेक्स से 4 प्रोटॉन्स यहाँ से जाएंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। फिर यहाँ पर ADP से ATP बनेगा, ADP से ATP बनेगा, है ना। कब बनेगा? जब ये 4 प्रोटॉन्स यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे 4 प्रोटॉन जाएंगे, तो जाकर के आपका एक ATP बनेगा। बच्चों NCERT जो न्यू NCERT है उसमें तो ये 4 प्रोटॉन्स मतलब लिख के आया है। अभी पुरानी NCERT में नहीं है, पुरानी NCERT में जो है 2 ही प्रोटॉन लिखा है, लेकिन जो अभी बच्चे नया लिए होंगे, नया एडिशन जो है उसमें 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन्स है। लेकिन फिगर में बच्चों, फिगर में अभी भी 2 प्रोटॉन्स को उन्होंने दिखा रखा है। तो आप ऐसा समझिए कि जब थ्योरेटिकली आएगा कि कितने प्रोटॉन पंप करने से एक ATP बनती है, तो आप 4 ही बताएंगे, लेकिन जब फिगर बना के आए तो आप वहाँ पे 2 ही मारिए, क्योंकि NCERT में 2 बना है तो आप 2 लगाएंगे। फिर बच्चों अगर 4 प्रोटॉन से एक ATP बन रही है, तो आप यहाँ पे समझिए कि 10 प्रोटॉन से जब वापस जाएगा तो 2.5 ATP बनेगा, है ना भाई। अगर 4 प्रोटॉन से एक ATP बना रहे हैं तो 10 से कितना बनेगा? 2.5। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे रियल कैलकुलेशन करने पर 2.5 आएगा आपका कैलकुलेशन। लेकिन आप याद रखेंगे एक NaDH2 से जो है 3 ATP बनती है ना। वो उनका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक NaDH2 से 3 बार प्रोटॉन पंप होते हैं, जैसे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3 बार प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। तो 3 बार जब आप अब लिखा नहीं कहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको 3 ATP याद रखनी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 6 है तो ये 1.5 ATP आपकी आएगी। फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डेवलप हो रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज ऐसे डेवलप होगा। तो आपकी NCERT में ATS में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा, है ना। यहाँ पे मैं स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। फिर बच्चों ATP बनाने के लिए हमारे पास मतलब ETS में यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए, तो 4 रिक्वायरमेंट हैं, है ना। हमारे पास इंटैक्ट मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, ATP सिंथेटिक ATPase एंजाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। बच्चों इंटैक्ट मेम्ब्रेन की बात करें तो इंटैक्ट मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें मतलब कोई लीकेज ना हो। अगर हम ग्रेडियंट बनाएंगे तो इंटैक्ट नहीं होगा, कोई लीकेज होएगी तो ग्रेडियंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इंटैक्ट मेम्ब्रेन होना चाहिए और प्रोटॉन पंप होना चाहिए। प्रोटॉन पंप ही तो है सब, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये थर्ड, ये प्रोटॉन को पंप करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों मैंने बताया कि ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ना। तीसरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे NCERT लिख रही है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फिर यहाँ पे 5th कॉम्प्लेक्स जो है केमी ऑस्मोसिस के टाइम पर यूज होगा। आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू सो मच।